नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। रुद्र ने आस्था को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स भाभी, आप शांत हो जाइए। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं भाई से बात करता हूं इस बारे में। फिलहाल आप शांत हो जाइए। और फिर रुद्र ने आस्था को एक गिलास पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। तो आस्था रुद्र के हाथ से पानी लेकर पी लेती है। फिर रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी, मैं भाई से बात करके आता हूं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ये बोलकर रुद्र वहां से अर्जुन की कैबिन की तरफ चला जाता है और आस्था वहां से तनु से मिलने के लिए चली जाती है। जब आस्था तनु के पास पहुंचती है तो देखती है कि तनु अपने सिर को पकड़े हुए बैठी है। तो आस्था वहां जाकर तनु से पूछती है, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों ऐसे बैठी है? जैसे किसी ने तुझे जान से मारने की धमकी दी हो। तनु ने आस्था से कहा, कुछ ऐसा ही समझ ले यार कि किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी ही दी है। आस्था ने तनु से कहा, ऐसा भी क्या हो गया जो तू ऐसे बोल रही है? तनु ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, तुझे याद है ना, सर ने मुझे और अमन को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बोला था। आस्था ने तनु से कहा, हाँ तो उसमें क्या हो गया? उसमें कौन तेरी जान ले रहा है जो ऐसे मुंह बनाकर बैठी है? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वो अमन का बच्चा मेरे पीछे नहा धोकर पड़ा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसे, मुझसे मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं उसकी जन्मों की दुश्मन हूं और किसी भी कीमत पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आस्था ने तनु से कहा, अरे ऐसा भी क्या कर दिया अमन ने जो तू इतना गुस्सा हो रही है? तनु ने आस्था से कहा, ये पूछ कि उसने मुझे परेशान करने के लिए क्या क्या नहीं किया। तुझे पता है ना कि ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है, लेकिन जनाब सारा काम मुझसे अकेले करवा रहे हैं। 2 दिन हो गए, मैं ठीक से सोई नहीं हूं, ठीक से खा नहीं पा रही, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूं यार। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। आस्था ने तनु को देखते हुए कहा, जरूर तूने ही कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी, वरना अमन ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूं, वो तो एक सीधा साधा सा इंसान है। तनु ने नाराज होते हुए कहा, रियली? तू मेरी फ्रेंड होकर उसकी साइड ले रही है? यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा भी कर सकती है। आस्था ने तनु से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वही बता रही हूं जो सच है। मैं तुझे भी अच्छे से जानती हूं और मैं अमन को भी अच्छे से जानती हूं। वो एक सीधा सा सुलझा हुआ इंसान है, अर्जुन की तरह नहीं है। तनु ने आस्था से कहा, तू सर के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? वो तो कितने अच्छे हैं, तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरा कितना ख्याल रखते हैं। और जहां तक मुझे लगता है वो सीधे और सुलझे हुए भी हैं, उस अमन के बच्चे से तो काफी हद तक अच्छे हैं। तनु की बात सुनकर आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, तू सही बोल रही है, अर्जुन बहुत सीधे हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। उधर रुद्र अर्जुन के कैबिन में पहुंच जाता है। जब रुद्र वहां पहुंचता है तो देखता है अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा है। अर्जुन को ऐसे मुस्कुराते देखकर रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, आप मुस्कुरा रहे हो, लगता है आज आपका मूड काफी अच्छा है। अर्जुन ने रुद्र से कहा, हाँ आज मेरा मूड काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम बकवास करोगे तो खराब होने में भी टाइम नहीं लगेगा। रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा, वैसे आपका मूड अच्छा है, लेकिन भाभी का मूड इतना खराब क्यों था? अभी बाहर मिली थी, वो काफी गुस्से में लग रही थी। आपने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतने गुस्से में थी? अर्जुन ने रुद्र से पूछा, कुछ बोला क्या उसने? रुद्र ने बैठते हुए कहा, हाँ कुछ अजीब से सवाल पूछ रही थी कि अगर कोई तुम्हारे मुंह से निवाला छीन ले तो तुम्हें कैसा लगेगा। अर्जुन ने कहा, ओके, और कुछ बोला उसने? रुद्र ने अर्जुन से कहा, बस ये बोला कि मैं आपसे जाकर पूछ लूं, वैसे आपने कुछ किया है क्या जिससे वो इतना भड़क गई हैं? अर्जुन ने रुद्र से कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी ना उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती है। तो तुम उस टॉपिक को छोड़ दो, मैं उसे मना लूंगा। वैसे तुम्हें पता तो है ना कि हम लोग नेक्स्ट वीक राजस्थान जा रहे हैं। रुद्र ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ भाई,
दादी ने मुझे बताया था कि हम लोग राजस्थान जा रहे हैं। लेकिन भाई, क्या आपको सच में लगता है कि हमें भाभी को राजस्थान लेकर जाना चाहिए? अर्जुन ने रुद्र से कहा। हाँ, मैं आस्था को सच में राजस्थान ले जाना चाहता हूं, ताकि मैं उसे अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखा सकूं। वाइफ है वो मेरी, और उसका हक है मेरे बारे में सब जानने का, और मैं भी यही चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान ले। रुद्र ने अर्जुन से कहा। पर भाई, क्या अभी सही वक्त है भाभी को ये सब बताने का? कहीं आप दोनों के रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़े। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, डोंट वरी छोटे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू तो बस राजस्थान जाने की तैयारी कर, बाकी किसी चीज का टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। आस्था को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और हाँ, ये बता, तेरे और शिवी के बीच क्या चल रहा है? अर्जुन का ये सवाल सुनकर रुद्र हड़बड़ा जाता है और रुद्र ने हकलाते हुए कहा, भाई, मेरे और शिवी के बीच कुछ नहीं चल रहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अर्जुन ने रुद्र को देखते हुए कहा, बड़ा भाई हूं तेरा, और बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई बहनों का ख्याल रखूं और उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात की जानकारी रखूं। और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। बस मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारे और शिवी के बीच क्या चल रहा है। तुम बताना चाहते हो या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। रुद्र ने अर्जुन से कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अर्जुन ने सीरियस होते हुए रुद्र से कहा, ऐसे ही क्या? रुद्र, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं और तुम्हारे बारे में ससुर जी से बात भी कर लूंगा। रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई एम इन लव। मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। अर्जुन ने रुद्र से कहा, ये तुझे कैसे पता कि वो तुझसे प्यार नहीं करती? तूने क्या उसे प्रपोज किया था जो उसने मना कर दिया? रुद्र ने अर्जुन से कहा, नहीं भाई, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, लेकिन जिस तरह वो मेरे साथ बिहेव करती है उससे तो यही लगता है कि वो मुझसे नफरत करती है। अर्जुन ने रुद्र को समझाते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी तुमसे प्यार करती हो, बस वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हो, किसी वजह से तुम्हें बताना ना चाहती हो। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ कोशिश तो करनी चाहिए ना। रुद्र ने निराश होते हुए कहा, भाई, मैं कुछ भी करने की कोशिश कर लूं, लेकिन उसे हमेशा मैं गलत ही नजर आता हूं। अर्जुन ने रुद्र को समझाते हुए कहा, पहले तो तुम उससे लड़ना बंद करो। जब देखो तब तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हो। अगर तू उससे ऐसे ही लड़ेगा तो तेरी लव स्टोरी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप भाभी से बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे। अरे, कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं लड़ता। आप तो भाभी को काफी परेशान करते थे और वो बेचारी सब चुपचाप झेल लेती थी। अर्जुन ने रुद्र से कहा, वो कोई बेचारी नहीं थी। मैं जो भी बोलता था हमेशा उसका उल्टा करती थी, समझे? और ये काम तो वो अब भी करती है, क्योंकि ये उसका फेवरेट काम जो है। वैसे कोई बात नहीं, जब हम राजस्थान जाएंगे तब तू वहीं अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ा लेन। रुद्र ने खुश होते हुए कहा, क्या शिवी भी हमारे साथ राजस्थान आ रही है? अर्जुन, हाँ। रुद्र ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह भाई, आई एम सो एक्साइटेड, आपको बता नहीं सकता ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। अर्जुन ने रुद्र को देखते हुए कहा, बताने की जरूरत भी नहीं है, दिख रहा है मुझे। अब तू जा, अनु को लेने जाने का टाइम हो गया है और कुछ देर में मैं भी आस्था को लेकर घर के लिए निकलूंगा। अर्जुन के बोलने पर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, काफी टाइम हो गया, पता नहीं मैडम कहाँ है, अभी तक आई नहीं। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई, अब तो मुझे मनाना ही पड़ेगा। फिर वो किसी को कॉल करके अपनी कैबिन में बुलाता है। कुछ देर में एक एम्प्लॉई अर्जुन के कैबिन में आता है तो अर्जुन उसे आस्था को बुलाने के लिए भेज देता है और वो वहां से आस्था को बुलाने चला जाता है। कुछ देर में उस एम्प्लॉय ने वापस आकर कहा, सर, आस्था मैम ऑफिस में नहीं है। अर्जुन ने उससे पूछा, ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गई, कुछ पता है? तो उस एम्प्लॉय ने कहा, नहीं सर, कुछ देर पहले वो तनु से बात कर रही थी, उसके बाद से नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। अर्जुन ने कहा, ओके तुम जाओ, मैं देख लूंगा।
अर्जुन की बात सुनकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन किसी को फिर से कॉल करता है। कुछ देर में तनु अर्जुन के सामने खड़ी थी। अर्जुन तनु से पूछता है, तनु, आस्था कहाँ है? कुछ देर पहले तो वो तुमसे बात कर रही थी, लेकिन अब वो ऑफिस में नहीं है, तो कहाँ चली गई कुछ पता है? तनु ने अर्जुन से कहा, सर, वो तो घर चली गई। तनु की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में कहा, घर चली गई, वो भी बिना बताए? लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। अब तो घर जाकर ही देखना पड़ेगा कि गुस्सा किस लेवल का है। और फिर अर्जुन वहां से घर के लिए निकल जाता है। वहीं अर्जुन के जाने के बाद अर्जुन की कैबिन में अमन आता है, लेकिन तब अर्जुन वहां नहीं था, तनु थी। तनु जैसे ही अमन को वहां देखती है तो अमन को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन अमन को इस तरह तनु का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही तनु वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो अमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अमन के इस तरह हाथ पकड़ने से तनु एकदम रुक जाती है और सवालिया नजरों से अमन को देखती है, जैसे पूछना चाह रही हो कि उसने हाथ क्यों पकड़ा है। तनु के ऐसे देखने पर अमन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो तनु ने अमन के सामने खड़े होकर कहा, बोलिए, अब क्या काम बचा है जो मुझे करना है? तनु के इस तरह बोलने पर अमन ने कहा, कोई काम नहीं है मुझे, बस तुमसे बात करनी थी। तनु ने अमन को ताना मारते हुए कहा, रियली? आप बात भी कर लेते हैं? नहीं तो मुझे लगा था कि आप बस काम करने के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे साथ। अमन ने तनु से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई, आगे से नहीं होगी। अमन के सॉरी बोलने पर तनु को एक शॉक लगता है और वो शॉक्ड होकर पूछती है, क्या कहा आपने अभी? सॉरी? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे सॉरी बोला। लगता है आज सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से निकला है। अमन ने तनु से कहा, सूरज तो अपनी ही जगह से ही निकला है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि तुम्हें कम दिखाई देना लगा है। बाय द वे, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। और हाँ, तुम्हें एक बात और बतानी थी। अर्जुन और आस्था भाभी अगले हफ्ते राजस्थान जा रहे हैं, तो अर्जुन ने ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, क्यों कि अर्जुन और भाभी में से कोई यहां नहीं होगा। तनु ने अमन से कहा, अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं ताकि आप मुझे और परेशान कर सके, है ना? अमन ने तनु से कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तनु ने अमन से कहा, तो कैसा है? इनफैक्ट मुझे तो लगता है ऐसा नहीं, बल्कि यही बात है, तो मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलकर तनु एक झटके में वहां से जाने लगती है। तो अचानक से तनु का पैर किसी चीज से लगकर फिसल जाता है और वो गिर जाती, जिससे उसकी कमर में चोट लग जाती है और उसकी दर्द से चीख निकल जाती है। तो अमन ने तनु के पास आते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो तनु ने उसे दूर करते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे। तो अमन ने तनु से कहा, जमीन पर पड़ी हो, कमर में दर्द है, लेकिन अकड़ अभी तक नहीं गई। फिर अमन ने तनु को चेयर पर बिठाते हुए कहा, चुपचाप यहां बैठो और मुझे देखने दो। तो तनु ने अमन को दूर करते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कमर में दर्द है इसलिए, वरना मैं आपको सीधा कर देती। तो अमन ने तनु से कहा, पहले खुद तो सीधी हो जाओ, तब दूसरों को सीधा करने के बारे में सोचना, और अभी मुझे देखने दो कि कहां चोट आई है। और फिर वो तनु का टॉप उठाकर देखने लगता है। जैसे ही अमन की उंगलियां तनु की कमर पर टच होती हैं, तो तनु की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अमन की उंगलियां तनु की कमर पर टच हो रही थीं, जिससे तनु की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें अटक जाती हैं। तनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं अमन तनु की बैक को देख रहा था। जब उसकी नजर तनु पर जाती है तो उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं और वो तनु से थोड़ा दूर हो जाता है। अमन ने तनु से थोड़ी दूर होकर कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, वो तुम्हें चेक कर लेगा, कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, चलो उठो। जैसे ही तनु उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा था, तो उससे उठा नहीं जा रहा था।
तनु की हालत देखकर अमन आगे आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही अमन तनु को गोद में उठाता है तो तनु ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। तो अमन ने तनु को चुप कराते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, नहीं तो अभी मैं तुम्हें यहीं ये नीचे गिरा दूंगा। अमन की बात सुनकर तनु एकदम चुप हो जाती है। अमन तनु को लेकर वहां से डॉक्टर के पास चला जाता है। जैसे ही अमन तनु को लेकर अर्जुन के कैबिन से बाहर निकलता है तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिससे तनु को अजीब लग रहा था, लेकिन अमन को कोई फर्क नहीं पड़ा रहा था। वो उसी तरह तनु को उठाए हुए चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अनु को लेने उसके कॉलेज पहुंच जाता है। जैसे ही रुद्र वहां पहुंचता है तो देखता वहां पर अनु अकेली खड़ी थी। तो रुद्र अनु के पास जाकर पूछता है, तू अकेली क्यों खड़ी है, शिवी कहाँ है? तो अनु ने रुद्र से कहा, भाई वो अभी उसके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है तो वो उन्हें अटेंड करने के बाद आएगी। भाई अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक बात बोलूं। रुद्र ने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? अनु ने रुद्र से कहा, भाई मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो क्या मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा सकती हूँ? क्या आप शिवी को घर लेकर चले जाएंगे? रुद्र ने अनु से कहा, लेकिन तू अकेले जाएगी और शिवी की तो अभी क्लास खत्म भी नहीं हुई है। अनु ने रुद्र से कहा, भाई मैं चली जाऊंगी और वहां से सीधा घर चली जाऊंगी। रही बात शिवी की, तो कुछ देर में उसके क्लासेस खत्म हो जाएंगे, तब तक प्लीज आप वेट कर लीजिए। रुद्र ने कहा, लेकिन, तो अनु ने रुद्र की बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, आप शिवी को लेकर ही जाओगे बस। रुद्र ने कहा, ओके, मेरी माँ में उसे लेकर ही जाऊंगा, अब खुश, और हाँ तू भी अच्छे से जाना। रुद्र के कहने पर अनु वहां से चली जाती है और रुद्र वहीं खड़े होकर शिवी का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो सीधा रूम में जाता है। वहां जाकर वो आस्था को ढूंढने लगता है, लेकिन आस्था उसे रूम में कहीं भी नजर नहीं आती। तो अर्जुन वहां से किचन की तरफ चला जाता है। जब अर्जुन किचन में पहुंचता है तो देखता है आस्था गुस्से में कुछ बना रही थी। उसका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने गुस्से से ही खाना पका रही हो। आस्था को ऐसे देखकर अर्जुन ने अपने आप से कहा, लगता है मैडम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमन तनु को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और फिर डॉक्टर तनु को चेक करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर अमन से कहा, देखिए मिस्टर अमन, आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट पेश आइए, इस तरह हार्ड नहीं तो आप एक दिन उनकी कमर तोड़ देंगे और बेचारी कभी खड़ी भी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अमन ने कहा, यह आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर, वो मेरी वाइफ नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर अमन ने हैरान होते हुए कहा, यह आप क्या बोल रही हैं, वो मेरी वाइफ नहीं है। तो डॉक्टर ने अमन से कहा, अच्छा तो ये आपकी वाइफ नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड है। फिर भी आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा सॉफ्ट होने की जरूरत है। अगर आप उनके साथ ऐसे ही पेश आते रहे तो इन्हें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अमन ने खींचते हुए कहा, अरे डॉक्टर, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो ये मेरी कलीग है। डॉक्टर ने नाराज होते हुए कहा, फाट मैंने कभी सोचा भी नहीं था मिस्टर अमन, आप इस तरह के इंसान हैं। आप अपनी कलीग का फायदा उठाते हैं, आप उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं, ये तो एक तरह का क्राइम है। इसके लिए तो आपको जेल में होना चाहिए। अमन ने डॉक्टर से थोड़े गुस्से में कहा, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने कौन सा जुर्म कर दिया जो आप ऐसे बोल रही हैं? डॉक्टर ने अमन पर भड़कते हुए कहा, अरे आपने अपनी कुलीग को मोलेस्ट किया है तो आपको इस जुर्म में जेल में होना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर अमन ने कहा, क्या? ये आप क्या बोल रही है डॉक्टर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी तनु डॉक्टर और अमन की बातें सुन लेती है और तनु डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ये आप क्या बोल रही है? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने मेरी हेल्प की थी। वह अचानक से मैं गिर गई थी तो मेरी कमर में चोट आ गई थी, जिस वजह से मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, तो यह मुझे यहां लेकर आ गए और पता नहीं आपने क्या सोच लिया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र कॉलेज के पास खड़ा शिवी का वेट कर रहा था। तभी कुछ देर बाद शिवी कॉलेज से बाहर आती नजर आती है। शिवी,
कॉलेज से बाहर आ ही रही थी, तभी कुछ लड़के आकर उसे घेर लेते हैं। तभी शिवी ने उन्हें वार्न करते हुए कहा, जाने दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उनमें से एक लड़के ने शिवी से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दे, आज पहली बार तो तुम हमें अकेली मिली हो और आज कॉलेज में कोई है भी नहीं, तो तुम्हारे साथ काफी मजा आने वाला है। तभी उस लड़के के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि शिवी ने खुद दिया है। उस थप्पड़ की वजह से वो लड़का और भी ज्यादा बौखला जाता है। फिर वो गुस्से में शिवी की तरफ बढ़ता है। इससे पहले वो शिवी तक पहुंच पाता, कोई पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि रुद्र खड़ा था। इस वक्त रुद्र की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह उस लड़के को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रुद्र के ऐसे देखने से एक पल के लिए वो लड़का घबरा जाता है। फिर उस लड़के ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? तो रुद्र ने गुस्से में उस लड़के से कहा, इससे तुझे क्या लेना देना है कि मैं कौन हूं? और रही बात यहां से जाने की, तो वो तो मैं शिवी को लिए बिना जाऊंगा। नहीं तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग चुपचाप यहां से खिसक लो। अगर मेरी खिसकी ना, तो मैं तुम लोगों को यहां से अपने पैरों पर जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लड़की को तो हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से निकल लो, वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी उनमें से एक लड़का आकर रुद्र के फेस पर पंच मार देता है, जिससे रुद्र के होंठ के किनारे से खून निकल आता है। अब तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब तो वहां जंग का मैदान बन गया था। रुद्र गुस्से में सबको मारे जा रहा था। लगभग 15 मिनट में रुद्र ने उन लोगों को उनकी औकात दिखा दी थी। इस वक्त वो लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। रुद्र ने उन लोगों को धमकी देते हुए कहा, अगर आज के बाद तुम लोग शिवी के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि रुद्र सिंह राठौर को पसंद नहीं है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी भटके। रुद्र की इस धमकी से वो लोग काफी डर गए थे। वहीं शिवी तो बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। फिर रुद्र शिवी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं शिवी अभी भी रुद्र को ही देखे जा रही थी। उसे आज रुद्र को देखकर काफी खुशी हो रही थी। रुद्र का शिवी को अपनी गर्लफ्रेंड बताना और उसे प्रोटेक्ट करना शिवी को काफी खुशी दे रहा था। वहीं रुद्र शिवी को ले जाकर गाड़ी बिठा देता है और खुद भी जाकर बैठ जाता है। रुद्र को इस वक्त भी उन लड़कों पर काफी गुस्सा आ रहा था। रुद्र का गुस्सा शिवी भी अच्छे से समझ पा रही थी। फिर शिवी ने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रुद्र, इट्स ओके, सब ठीक है, तुम प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। शिवी की बात सुनकर रुद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रुद्र ने शिवी पर भड़कते हुए कहा, ओह रियली, शांत हो जाऊं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अगर वो लोग तुम्हारे साथ आज कुछ कर देते तो क्या होता? शिवी, सोचा है तुमने कभी नहीं? नहीं सोचा होगा, तुमने क्यों सोचोगी? तुम्हें तो बस मुझ पर चिल्लाना आता है, जो तुम अच्छे से कर लेती हो। सोचना समझना तो तुम्हें आता ही नहीं है। रुद्र ने शिवी को काफी डांट दिया था। रुद्र की डांट सुनकर शिवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब रुद्र शिवी की आंखों में आंसू देखता है तो उसे खुद पर ही काफी गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर मार देता है। फिर रुद्र ने खुद को शांत करते हुए शिवी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी शिवी, मुझे इस तरह तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई नो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं डर गया था अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। इतना बोलते हुए रुद्र रुक जाता है और फिर थोड़ी देर में अपने आप को सही करते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भाभी को क्या जवाब देता? तुम्हें पता है ना भाभी तुमसे कितना प्यार करती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर रुद्र ने अपने मन में कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना शिवी, तो शायद मैं जी नहीं पाता, बिकॉज आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आस्था को ढूंढते हुए किचन में आ जाता है तो आस्था उसे कुछ बनाते हुए नजर आती है। आस्था अभी भी काफी गुस्से में थी। वो अपना सारा गुस्सा खाना बनाने पर निकाल रही थी। उसके गुस्से को देखकर लग रहा था कि खाना उसके गुस्से से ही बन जाएगा। आस्था का मूड देखकर अर्जुन ने खुद से कहा,
लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। इनका मूड ठीक करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। ये बोलकर अर्जुन आस्था के पास बढ़ जाता है। वो सीधे जाकर आस्था के पीछे खड़ा हो जाता है। आस्था को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तो बस अपनी ही धुन में बड़बड़ाई जा रही थी, जो अर्जुन को साफ साफ सुनाई दे रहा था। अर्जुन को आस्था की बातें सुनकर मन ही मन काफी हंसी आ रही थी। उसे इस वक्त आस्था पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। फिर वो आगे बढ़कर आस्था को पीछे से हग कर लेता है। अचानक से ऐसे किसी के हग करने से आस्था एक पल के लिए घबरा जाती है। फिर अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। आस्था ने अर्जुन को अपने आप से दूर करते हुए कहा, छोड़िए मुझे मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, छोड़िए। आस्था अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आस्था जितना अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, अर्जुन की पकड़ आस्था की कमर पर उतनी ही कसती जा रही थी। इरिटेट होकर आस्था अर्जुन के हाथ पर काफी जोर से काट लेती है। आस्था के इस रिएक्शन के लिए अर्जुन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे आस्था ने अर्जुन के हाथ पर काटा, वैसे ही अर्जुन ने आस्था को छोड़ दिया। अर्जुन के छोड़ते ही आस्था वहां से भाग जाती है। वहीं अर्जुन कभी अपने हाथ को देखता, कभी उस तरफ देखता जहां से आस्था भागी थी। आस्था वहां से भागकर सीधा रूम में आ जाती है और फिर आस्था ने अपने आप से कहा, हद होती है, जब मेरा मूड ठीक था तब तो दूर भाग रहे थे, और अब जब मेरा मूड खराब है तब इन्हें रोमांस सूझ रहा है। अब मैं इन्हें बताऊंगी। इन्होंने मुझे समझ क्या रखा है। जब खुद का मूड होगा तब मेरे करीब आएंगे, और जब मैं चाहूंगी तब ये मुझसे दूर भागेंगे। बहुत शौक है ना दूर भागने का। अब मैं अच्छे से बताऊंगी कि दूर भागना किसे कहते हैं। आस्था यही सब सोचते हुए रूम में इधर से उधर टहल रही थी। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है, तो आस्था ने अंदर से ही गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तभी आस्था को शिवी की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ दी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ दी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? जीजू से झगड़ा हुआ है क्या? आस्था ने शिवी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, इसलिए चिड़चिड़ाहट हो रही थी। शिवी ने आस्था की फिक्र करते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो सुननी ही नहीं है। आप तो वही करती हैं जो आपका मन होता है, मेरी तो कोई बात मानती ही नहीं है। आस्था ने शिवी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा मेरी मां गलती हो गई, माफ कर दे। शिवी ने आस्था से कहा, हाँ गुड, चलिए मैं दवाई लगा देती हूं और आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आस्था ने शिवी से कहा, लेकिन खाना कौन बनाएगा? शिवी ने आस्था से कहा, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, खाना बन जाएगा। और फिर शिवी आस्था के सिर में दवाई लगा देती है। शिवी के दवाई लगाने से आस्था को नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। आस्था के सोते ही शिवी वहां से अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन रूम में आता है तो देखता है आस्था किसी छोटे बच्चे की तरह अपने में सिमट कर सो रही है। एसी का टेम्परेचर कम था, जिस वजह से आस्था को ठंड भी लग रही थी, तो अर्जुन आकर आस्था को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और थोड़ा एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है और वहां से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। जब आस्था की नींद खुलती है तो वो घड़ी की तरफ देखती है और फिर आस्था ने खुद से कहा, हे भगवान, डिनर का टाइम हो रहा है और मैं सो रही हूं। फिर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आस्था सबको डिनर सर्व कर रही थी। इस बीच भी आस्था अर्जुन को इग्नोर कर रही थी। ये बात वहां बैठे सब लोग नोटिस कर रहे थे। वहीं अब अर्जुन को आस्था की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप अपना खाना खा रहा था। कुछ देर बाद सब लोग अपना डिनर कर लेते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तो आस्था ने शिवी और अनु को रोकते हुए कहा, अनु, शिवी, तुम दोनों कुछ देर यहीं रुक जाओ, क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो सोचा तुम दोनों से कुछ देर बात ही कर लूं। अगर तुम लोगों को नींद नहीं आ रही हो तो तुम लोग जा सकते हो। आस्था के पूछने पर दोनों ने कहा, हमें भी नींद नहीं आ रही है, तो क्यों ना हम दोनों यहां बैठकर गॉसिप करें। वैसे भी काफी दिन हो गए, हमने एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं की।
आस्था के रोकने पर अनु और शिवी रुक जाते हैं और वो लोग वहीं हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अर्जुन को आस्था की चालाकी अच्छे से समझ आ रही थी। उसे पता था कि आस्था ये सब उसे इग्नोर करने के लिए कर रही है, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। बेचारा वहां से रूम चला जाता है। अर्जुन ने रूम में पहुंचकर खुद से कहा, अरे यार, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आस्था मुझसे इतना गुस्सा है। माना कि मैंने उसे परेशान किया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही होता है कि बस गुस्सा होकर बैठी रहे। आस्था को अच्छे से पता है कि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती, इसीलिए वो ये सब कर रही है। अर्जुन को आस्था के बिना नींद नहीं आती थी, इसलिए वो रूम में ही इधर से उधर टहलते हुए आस्था का वेट करने लगता है। इधर आस्था को भी पता था कि अर्जुन इतनी आसानी से नहीं सोने वाला, इसलिए वो वहीं अनु और शिवी के साथ मूवी देखने का प्लान बना लेती है और किचन में जाकर पॉपकॉर्न और स्नैक्स ले आती है और फिर वो तीनों एक साथ बैठकर आराम से मूवी देखने लगते हैं। वहीं रूम में अर्जुन का एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। अर्जुन इसी तरह टहलते हुए रात का 1 बज गया था। अब अर्जुन की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो गुस्से में रूम से बाहर जाता है। जब वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है सब बैठकर मूवी देख रहे थे। अब तो वहां रुद्र भी आ गया था। सब मस्त होकर मूवी देख रहे थे। तभी अर्जुन ने वहां पहुंचकर आस्था से कहा, आस्था चलो, रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है तुम्हें? तो आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो मुझे अभी मूवी देखनी है। आप जाओ, जाकर सो जाओ, जब मुझे नींद आएगी तब मैं आ जाऊंगी। तो अर्जुन ने गुस्से में आस्था से कहा, आस्था, ये भी कोई टाइम है? मूवी देखने का रात का 1 बज रहा है और तुम्हें इतनी रात को भी नींद नहीं आ रही? चलो, चुपचाप चलकर सो जाओ। आस्था ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे मूवी देखना है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए, मुझे क्यों ले जा रहे हो? आस्था अपनी जिद पर अड़ी थी। वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, शिवाय एक के आस्था को उठाकर ले जाने अलावा। तो अर्जुन आस्था के पास जाकर एक बार फिर से पूछता है, तुम चल रही हो या नहीं? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। तो आस्था ने भी मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, समझे आप, मुझे नहीं जाना। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, फिर ठीक है, मेरे पास भी एक ही रास्ता बचा है। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, कौन सा रास्ता, क्या करने वाले हैं आप? तो अर्जुन ने आस्था को गोद में उठाते हुए कहा, ये क्योंकि तुमने इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। आस्था को उठाकर वहां से ले जाता है। आस्था चिल्लाती रहती है, मुझे नीचे उतारो, लेकिन अर्जुन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। उन दोनों के जाते सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्जुन आस्था को सीधा रूम में लेकर जाता है और जाकर बेड पर पटक देता है। तो आस्था ने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मुझे नींद नहीं आ रही, तो आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चुपचाप लेटी रहो बस, और मुझे सोने दो, और अगर तुम यहां से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन के ऐसा बोलने पर आस्था ने छिड़कर कहा, अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए ना, मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? मुझे तो नींद नहीं आ रही, और ऐसे धमकाइए मत, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूं, बस बता रहा था, और ये बात भी तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे सो सकता हूं? आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि मैं तो आपकी नींद की गोली हूं ना, जो आपको मुझे खाकर ही नींद आएगी। अगर आप अपनी नींद की गोली नहीं खाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, है ना? अर्जुन ने आस्था के पास आते हुए कहा, हाँ, वैसे तुमने सही कहा, मुझे तुम्हें खाकर ही नींद आएगी, क्योंकि तुम मेरी नींद की गोली हो, वो भी मिट्टी वाली, और मैं तुम्हें खाए बिना मैं सो नहीं सकता, और ये भी तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कैसे खाऊंगा। ये बोलकर अर्जुन आस्था के नजदीक बढ़ जाता है। अर्जुन को अपने करीब आते देख आस्था उसे दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन अर्जुन पर आस्था की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब तो आस्था अपने हाथ पैर भी चलाने लगी थी।
तो अर्जुन आस्था के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर बेड से टिका देता है और दोनों पैरों को अपने एक पैर से दबा लेता है। अब तो आस्था बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी। वो इस वक्त पूरी तरह से अर्जुन की गिरफ्त में थी। वो अर्जुन की गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश में रही थी। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।